Hello everyone, welcome back to the channel. तो पिछली सारे पार्ट्स को अगर मैं मिलाऊं तो हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं। हम एसेट के रियलाइजेशन तक पहुंच चुके हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। हमने देख लिया कि ट्रांसफर एंट्री किस तरीके से करते हैं। हमने देख लिया कि डिसोल्यूशन कितने मोड से हो सकता है। हमने डिसोल्यूशन के मेजर बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं। अभी हम अकाउंटिंग पोर्शन पे हैं। अकाउंटिंग पोर्शन में ट्रांसफर एंट्री ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है, जैसे अभी मैंने पहले मेंशन किया। एंड उसके साथ ही साथ मैं रियलाइजेशन ऑफ एसिड भी आपको बता चुका हूं कि रियलाइजेशन ऑफ एसिड किस तरीके से होती है। अब हम 3 पोर्शन कर चुके हैं, ट्रांसफर ऑफ एसिड, ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटी एंड रियलाइजेशन ऑफ एसिड। अब बात आती है पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी की, जिसके बाद हमारे रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज हो जाएगा। उसके बाद हम उसका स्पेसिमेन देखेंगे, लेजर फॉर्म में देखेंगे एंड फिर हम उसके क्वेश्चन करेंगे। तो अगर मैं पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी की बात करूं तो लाइबिलिटीज आर पेड एज इट इज स्टेटेड। जिस तरीके से क्वेश्चन बोलता है कि हमने लाइबिलिटी को पे करा है, उसी तरीके से लाइबिलिटी पे करी जाती है। इफ पेड अमाउंट इज नॉट गिवन, इट इज पेड एट इट्स बुक वैल्यू। अब जैसे एसेट में तो हमने क्लासिफिकेशन देखी थी ना कि टेंजेबल एसेट है, इंटेंजेबल एसेट है, टेंजेबल का क्या होगा, इंटेंजेबल का क्या होगा। लाइबिलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। लाइबिलिटी में जितना क्वेश्चन बोलता है उतने में हम लाइबिलिटी को पे कर देते हैं। एंड अगर कुछ भी मेंशन नहीं होता तो हम बुक वैल्यू पे उसे पे कर देते हैं। बट अगेन लाइबिलिटीज से भी रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जिस तरीके से एसेट से रिलेटेड थे। पहले क्या बोलता है कि अनरिकॉर्डेड एसेट और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का क्या करना है। लाइबिलिटी आपने पढ़ लिया, लेकिन अनरिकॉर्डेड एसेट और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का क्या करना है। अनरिकॉर्डेड एसेट्स आर दी एसेट्स विच एग्जिस्ट बट आर नॉट शोन इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ऑब्वियसली बात है, अनरिकॉर्डेड का मतलब ही क्या हुआ कि वो बुक्स में कहीं रिकॉर्डेड नहीं है लेकिन एक्चुअली में एग्जिस्ट तो करते हैं ना। अगर बुक्स में कहीं रिकॉर्डेड नहीं है और एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं तो उनका क्या करना है। This may be because either they were written off or accounted as revenue expense or omitted to be accounted। या तो वो राइट ऑफ हो चुके थे बुक्स में, ठीक है, या फिर हमने उसको एज अ रेवेन्यू का खर्चा रिकॉर्ड कर दिया था, या फिर हम उसको रिकॉर्ड करना ही भूल गए। अब अनरिकॉर्डेड किस वजह से हैं वो छोड़ते हैं, अनरिकॉर्डेड होते क्या है वो समझते हैं। अनरिकॉर्डेड होते हैं जो हमारी बुक्स में नहीं है लेकिन एक्चुअली में कहीं ना कहीं है। सेम चीज अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी की तरह कि वो लाइबिलिटी तो है, आर पेबल बट आर नॉट शोन इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट। कहीं ना कहीं हमें पे तो करनी है लेकिन हमने उसको बुक्स में कहीं दिखाया नहीं है। इट मे बी बिकॉज दे आर आइदर नॉट रिकॉर्डेड और अकाउंटेड एज इनकम। या तो हम उसको रिकॉर्ड करना भूल गए या फिर हमने उसको गलत तरीके से इनकम में रिकॉर्ड कर लिया। हमारी लाइबिलिटी थी लेकिन हम इसको इनकम रिकॉर्ड करके बैठे, ठीक है। तो अनरिकॉर्डेड एसिड बना कैसे या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी बना कैसे वो ध्यान ना रखते हुए सिर्फ आप इतने बात पे फोकस करोगे कि अनरिकॉर्डेड एसिड होता क्या है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी होता क्या है, ठीक है। अब दीज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एज दीज आर नॉट रिकॉर्डेड। ऑब्वियसली भाई, अगर आपकी बुक्स में है ही नहीं, अगर आप कहीं उसको देख ही नहीं पा रहे हो अपनी बुक्स में, तो ट्रांसफर करोगे कहाँ से। तो देयर विल बी नो ट्रांसफर एंट्री। अगर आपकी बैलेंस शीट में कोई एसेट और लाइबिलिटी स्टैंड ही नहीं करती है, अनरिकॉर्डेड है, तो भाई ट्रांसफर करोगे कैसे। तो नो ट्रांसफर एंट्री। बट दीज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर रियलाइज और पेड एज फॉलोज। अब उनको पे और रियलाइज कैसे करना है वो नीचे यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन्ड है। आप समझ गए हम क्या बात कर रहे हैं। हमने पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी की बात करी कि भाई पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी करनी कैसे है। जितना क्वेश्चन बोलता है उतनी पेमेंट कर दो। अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो बुक वैल्यू के हिसाब से पेमेंट कर दो। अब बात करता है वो अनरिकॉर्डेड एसेट और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी की। अनरिकॉर्डेड एसेट वो एसेट है जो हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, हमारी बुक्स में कहीं दिख नहीं रही लेकिन एक्चुअली में है। सेम चीज अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी की तरह है, ऐसी लाइबिलिटी जो पे करनी है जो बुक्स में नहीं है लेकिन हमें पे करनी पड़ेगी। अब इनको रियलाइज या पे कैसे करना है। अमाउंट रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट इज डेबिटेड टू द कैश और बैंक अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू द रियलाइजेशन अकाउंट। आप एसेट को डेबिट में ट्रांसफर करते हो, उसके बाद रियलाइजेशन को क्रेडिट करते हो जैसे रियलाइज होती है एसेट। सेम चीज यहाँ पे भी करनी है, बस आपको क्या करना है, कैश और बैंक आ जाएगा और रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा। कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अनरिकॉर्डेड एसेट की एंट्री समझ आई, समझ आई, क्लियर है। हमने क्या करा, हमारे पास ट्रांसफर हुआ नहीं। अगर हमारे पास ट्रांसफर नहीं हुआ, देखो सिंपल सा है, ये मेरा बैलेंस शीट थी, ये मेरी बैलेंस शीट थी, मेरी एसेट और लाइबिलिटीज इस तरीके से बैलेंस शीट में रही होंगी। यहां तक क्लियर, यहां तक कोई डाउट। ये मेरी बैलेंस शीट थी। अब मैं बोल रहा हूं कि मैंने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, रियलाइजेशन अकाउंट बना। रियलाइजेशन अकाउंट में मैं क्या करूंगा, पहले इसको यहां ट्रांसफर करूंगा, इसको यहां ट्रांसफर करूंगा। तो एंट्री ट्रांसफर की क्या बन रही है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कोई भी पर्टिकुलर एसेट, यही बन रही है, यही मेरी एंट्री बनेगी ना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। अगर मैं इस एसेट को बेच रहा हूं
अब मैं इस एसेट को ट्रांसफर कर चुका, एसेट का खाता खत्म, ठीक है। अब मैं रियलाइजेशन के थ्रू चलूंगा, या तो मेरे पास कैश आ जाएगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ये एंट्री होगी। क्लियर है? आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे ऐसे ट्रांसफर करी टू मशीन, मैंने यहाँ पे मशीन ट्रांसफर करी, लेट्स सपोज 10,000 रुपए की, ठीक है। अब मैंने बोला क्या था कि टेंजिबल इंटेंजिबल को किस तरीके से पढ़ना है, कि अगर कुछ मेंशनड है तो उतने पे, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो बुक वैल्यू। तो मानता हूँ कुछ मेंशन नहीं है और मेरे पास कैश आ रहा है, तो सिंपल सी एंट्री क्या बनेगी, बाय कैश 10,000, ये एंट्री हो जाएगी। तो एंट्री क्या हुई, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट 10,000 10,000, और कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 10,000 10,000। ये तो हो गई नॉर्मल एसेट की एंट्री जो हमारी बुक्स में रिकॉर्डेड भी थी और हमने रियलाइजेशन में उसको रिकॉर्ड भी करा। अब मैं बात कर रहा हूँ अनरिकॉर्डेड एसेट की। अनरिकॉर्डेड एसेट में मैं ट्रांसफर तो करूंगा ही नहीं, तो सिंपल सी बात है, नो ट्रांसफर एंट्री। भाई जब एसेट बुक्स में है ही नहीं तो ट्रांसफर करूंगा कहां से, तो सिंपल नो ट्रांसफर एंट्री। अब जब मुझे वो रियलाइज होगी, कैश या बैंक में रियलाइज होगी, तो सिंपल सी एंट्री यही तो होगी कि मेरा कैश या बैंक अकाउंट डेबिट होगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन को क्रेडिट करना है। सिंपल, रियलाइजेशन में तो जाएगी ना 10,000 10,000, सिंपल 10,000 मेरी एक अज्यूम्ड अमाउंट है। क्लियर? तो मैंने यही बोला कि भाई अगर अमाउंट रियलाइज हो रही है सेल ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट से, तो डेबिट होगी कैश या बैंक अकाउंट में, क्रेडिट हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट में। यहां तक क्लियर? समझ आ गया? अगर अनरिकॉर्डेड एसेट कोई पार्टनर ले लेता है तो डेबिट कर दो कंसर्न पार्टनर को और क्रेडिट कर दो रियलाइजेशन को। फिर से समझो एग्जांपल को, मैं क्या बोल रहा हूं कि किसी एसेट को कोई पार्टनर लेके चला गया। अभी यहाँ पे क्या हो रहा था, ये मशीन कैश में जा रही थी। अब मैं बोलता हूँ कि ये जो मशीन है, मशीन की जगह कुछ और लेते हैं। लेट्स सपोज हम ले लेते हैं 2 प्लांट, 20,000 का एक प्लांट है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? 20,000 का एक प्लांट है। अब इस प्लांट को कोई पार्टनर लेके जा रहा है, तो बाय लेट्स सपोज ए लेके जा रहा है, तो एज कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। अगर कोई रियलाइजेशन वैल्यू नहीं गिवन है तो बुक वैल्यू पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो 20,000 का कैपिटल ए ले गया। अब इसकी एंट्री क्या बनेगी भाई, रियलाइजेशन की तो सेम एंट्री होगी, मेरे को रियलाइजेशन को डेबिट करना है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करूंगा 20,000 से टू एज कैपिटल अकाउंट, ओ सॉरी अभी ट्रांसफर की एंट्री है, तो यहां पे आएगा टू प्लांट अकाउंट, एसेट अकाउंट आएगा 20,000। क्लियर है? ये ट्रांसफर एंट्री है। अब इसको लेके कौन जा रहा है, इसको पार्टनर लेके जा रहा है, तो पार्टनर की कैपिटल को क्या करना है, पार्टनर की कैपिटल को डेबिट करना है, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू, अब रियलाइजेशन होगा, प्लांट का अकाउंट क्लोज, खत्म। समझ गए? तो 20,000 20,000, ये हुई मेरी एंट्री किसकी, जब नॉर्मल एसेट है जो बुक में प्रेजेंट है। अगर अनरिकॉर्डेड एसेट है तो देयर विल बी नो ट्रांसफर एंट्री, एंट्री ट्रांसफर होगी नहीं, और सिंपल उसके बाद ये वाली एंट्री बन जाएगी, ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। यही मेरा यहाँ पे बोल रहा है कि भाई अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट कोई पार्टनर लेके जाता है तो डेबिट द कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड क्रेडिट टू द रियलाइजेशन अकाउंट। तो होप आपको एग्जाम्पल के साथ चीजें समझ आ रही होंगी। अब जैसे हमने एसेट के साथ करा वैसी लाइबिलिटी के साथ होगा, लेकिन अपोजिट होगा। अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पे हो रही है तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करना है, कैश और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना है बाय द अमाउंट पेड। आ जाओ एग्जाम्पल समझते हैं। अगर मेरी कोई लेट्स सपोज लाइबिलिटी है, ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं ले लेता हूँ क्रेडिटर्स, ये मेरे क्रेडिटर्स हैं लेट्स सपोज 25,000 के, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे क्या करूंगा, ट्रांसफर करूंगा, मेरे क्रेडिटर्स यहाँ पे आके ट्रांसफर हो जाएंगे 25,000, और इस क्रेडिटर को मैं यहाँ पे कर दूंगा लेट्स सपोज टू कैश अकाउंट 25,000। लाइबिलिटीज के लिए क्या पड़ा, अगर रियलाइज वैल्यू गिवन है तो उतने पे, अगर नहीं गिवन है तो बुक वैल्यू पे। तो इसकी जनरल एंट्री आप बनाओ, क्या बनेगी, फटाफट बनाओ मेरे बनाने से पहले। इसकी जनरल एंट्री बनेगी, भाई मैंने रियलाइजेशन को क्रेडिट करा है तो मेरी लाइबिलिटी डेबिट हो रही है ट्रांसफर के टाइम, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 25,000, ये तो हो गई मेरी ट्रांसफर एंट्री। क्या हो गई, ट्रांसफर एंट्री। अब मेरे को क्या करना है, इसको रियलाइज करना है। अगर मैं इसको रियलाइज करूंगा पैसा जाएगा, पे करना है सॉरी, अगर मैं पे करूंगा तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट 25,000। तो ये एंट्री है बिल्कुल सिंपल, जब हमारे पास एसेट प्रेजेंट है, रिकॉर्डेड लाइबिलिटी की सॉरी लाइबिलिटी हमारे पास प्रेजेंट है। अब मान लो अगर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी में देयर विल बी नो ट्रांसफर एंट्री।
ट्रांसफर एंट्री होगी ही नहीं, नो ट्रांसफर एंट्री। वाई? बिकॉज द एसेट इज नॉट प्रेजेंट। अगर एसेट प्रेजेंट नहीं है, ट्रांसफर एंट्री नहीं होगी, तो सीधा पेमेंट की एंट्री होगी। तो पेमेंट की एंट्री सिंपल हो जाएगी, मेरे को अपने रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करना है और मेरा कैश और बैंक क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? लेट्स सपोज 25,000 25,000 यहां तक क्लियर? तो यही यहाँ पे आपके नोटिस में लिखा है। क्या लिखा है? अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी इज पेड, देन रियलाइजेशन अकाउंट इज डेबिटेड एंड कैश एंड बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड विद द अमाउंट पेड। सेम, अगर पार्टनर पे करता है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करना है, कंसर्न पार्टनर को क्रेडिट करना है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड बिकॉज द फर्म लाइबिलिटी इज पेड बाय द पार्टनर। फर्म की लाइबिलिटी कौन पे करता है? पार्टनर पे करता है। डन है यहाँ तक? अब इसको एक बार अगर आपको एग्जांपल से समझना है तो सिंपल क्या होगा, कैश एंड बैंक की जगह हम यहाँ पे क्या वर्ड यूज कर लेंगे? पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। तो लेट्स सपोज 2A's कैपिटल अकाउंट 25,000। सिंपल है, कोई बहुत बड़ी गणित नहीं है, लेकिन अनरिकॉर्डेड एसेट कहीं ना कहीं बच्चे गलत करते हैं, लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड पोर्शन, तो इसलिए समझाना जरूरी है। ओके जी, चलो अब लास्ट पॉइंट क्या कहता है हमारे नोट्स का? कहता है इफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी सेट ऑफ अगेंस्ट अनरिकॉर्डेड एसेट नो जनरल एंट्री इज पास्ड। ऑब्वियसली ना, आप समझो, खुद लॉजिक समझो। अगर अगर मैंने कोई एसेट को ट्रांसफर नहीं करा, ठीक है, अनरिकॉर्डेड एसेट थी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, ये ट्रांसफर होगी नहीं, ट्रांसफर होगी नहीं। अगर ये ट्रांसफर ही नहीं होगी और ये एक दूसरे के साथ आपस में सेट ऑफ हो जाएं, तो क्या मुझे रियलाइजेशन की कोई एंट्री करने की जरूरत है? नो ना। आप खुद समझो, मान लो एक क्रेडिटर थे जो अनरिकॉर्डेड थे और एक मशीन थी जो अनरिकॉर्डेड थी। उस क्रेडिटर ने बोल दिया कि मुझे ये मशीन दे दो। 10,000 का क्रेडिटर था, 10,000 की वो मशीन लेके चला गया, तो ये आपस में सेट ऑफ हो गए ना। जब हमने उसको रियलाइजेशन में उतारा ही नहीं और वो ना रियलाइज हो रहे ना पे हो रहे, आपस में नॉक ऑफ हो रहे, तो उसकी कोई जनरल एंट्री रिक्वायर्ड नहीं है। तो होप आपको समझ आ गया होगा। 5 पॉइंट थे अनरिकॉर्डेड एसेट एंड लायबिलिटी के रियलाइजेशन के लिए। अगर अनरिकॉर्डेड एसेट कैश में जारी है तो रियलाइजेशन को क्रेडिट करना है, कैश को डेबिट करना है। अगर पार्टनर लेके जा रहा है तो पार्टनर की कैपिटल को डेबिट करना है और रियलाइजेशन को क्रेडिट करना है। अगर कोई लायबिलिटी हम पे कर रहे हैं अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, तो रियलाइजेशन को डेबिट करना है और कैश को क्रेडिट करना है। अगर कोई पार्टनर लायबिलिटी को पे कर रहा है तो हमें रियलाइजेशन को डेबिट करके पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है। पार्टनर को क्रेडिट करना इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम पार्टनर को वो लायबिलिटी बाद में पे ऑफ करेंगे। पार्टनर की कैपिटल को बढ़ाना जरूरी है। और अगर आपस में सेट ऑफ हो रही है तो कोई भी जर्नल एंट्री हम पास नहीं करेंगे। चलो कंक्लूजन समझते हैं। कंक्लूजन क्या है? फॉर रियलाइजेशन ऑफ एसेट, व्हेन एसेट इज सोल्ड इन चेक और कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। मैंने एग्जांपल के साथ आपको समझा दिया। व्हेन एसेट इज टेकन बाय पार्टनर, पार्टनर का डेबिट कैपिटल और रियलाइजेशन। भाई पार्टनर कैपिटल को कम करना पड़ेगा ना, वो बिजनेस की एसेट लेके जा रहा है, पार्टनर की एसेट थोड़ी है, वो बिजनेस की एसेट है, तो उसकी कैपिटल को कम कर लेंगे क्योंकि हम उसकी कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करेंगे। व्हेन एन एसेट इज गिवन टू क्रेडिटर टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ ड्यूज, जब किसी भी लाइबिलिटी को हम कोई एसेट पे करते हैं तो कोई भी जनरल एंट्री पास नहीं होती। इसको लिख लेना, कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है कि क्रेडिटर इज पेड दिस अमाउंट ऑफ मशीन एंड बच्चे कुछ भी एंट्री करके आ जाते हैं, वहाँ एंट्री ही नहीं होती है, ध्यान रखना। फॉर पेमेंट और सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी वेदर रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड, ऑन पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी रियलाइजेशन टू कैश, ऑन इफ पार्टनर एग्री टू सेटल और लाइबिलिटी रियलाइजेशन टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये कंक्लूजन था, बहुत इंपॉर्टेंट था, आप इसको प्लीज नोट कर लेना। आज का लास्ट टॉपिक ये है कि अगर हम कोई एसेट को किसी लाइबिलिटी के साथ सेटल करते हैं, मैंने अलग से लिखा है पॉइंट इसीलिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये लिखना इसलिए जरूरी था बिकॉज दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम किसी एसेट को किसी लाइबिलिटी के साथ सेट ऑफ करते हैं, इफ लाइबिलिटी इज सेटल्ड विद एसेट नो जनरल एंट्री इज पास्ड, फुल अमाउंट इज सेटल्ड नो एंट्री पास्ड, अगर पार्ट अमाउंट सेटल हुई तो बैलेंस अमाउंट के लिए हम एंट्री पास कर देंगे। सिंपल है। अगर मान लो एग्जाम्पल है यहाँ पे आपको एग्जाम्पल से समझा देता हूँ कि लेट्स सपोज एक क्रेडिटर है जो 25,000 का है, चाहे रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड हो, कुछ भी हो सेम ट्रीटमेंट होगी। और कोई मशीन है जो सिर्फ और सिर्फ 10,000 की है, तो अब क्रेडिटर बोलेगा भाई 10,000 की मशीन आप मुझे दे दो और बैलेंस मुझे 15,000 दे दो। तो इस 10,000 के लिए नो जर्नल एंट्री, लेकिन इस 15,000 के लिए वी हैव टू पास अ जर्नल एंट्री। यहां तक क्लियर? बहुत अच्छे से क्लियर।
चलो ठीक है। अब बाकी का जो भी एग्जाम्पल, जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस है, जो भी आगे के पॉइंट्स हैं, एक्सपेंसेस से रिलेटेड अभी पॉइंट्स हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप कि यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर होगी हूँ, क्लियर होके समझ आ गई हूँ। अगर कुछ भी ऐसा है जो समझ ना आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट करो, वीडियो को रिपीट करके एक बार देखो। अगर फिर भी समझ नहीं आता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओ और आप मेरे को वहाँ पे मैसेज करो, मैं आपका टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल डाउट सॉल्व करूँगा। अगर टेलीग्राम भी नहीं रीच आउट हो रहा है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को रीच आउट करो, मैं इंस्टाग्राम पे आपका रिप्लाई करूंगा, बिकॉज बोर्ड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बोर्ड्स में मैं आपके साथ हूँ। आपके डाउट्स सब कुछ क्लियर करने की 100% कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए एंड बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन। स्टे कनेक्टेड, स्टे फिट एंड स्टे हैप्पी। जय हिंद।